दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम के जीवन परिचय, पुस्तकें, संपूर्ण राजनीतिक विचार तथा परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट तथ्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें हम बेंथम के उपयोगितावाद की धारणा, बेंथम के राज्य, अधिकार, कानून, स्वतंत्रता, शासन तथा दंड संबंधी विचारों के बारे में जानेंगे। अंत में हम बेंथम के योगदान और विभिन्न विचारकों द्वारा की गई आलोचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जेरेमी बेंथम के जीवन परिचय, पुस्तकें, संपूर्ण राजनीतिक चिंतन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण कथन है कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख दुख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, यह केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों तथा उनके शासन से बचने का बहाना भले ही करे, किंतु वास्तव में वह सदैव उनके अधीन रहेगा। तो आप जानते हैं ये महत्वपूर्ण कथन कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख दुख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है, ये जेरेमी बेंथम का कथन है और यही उपयोगितावाद का आधार है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उपयोगितावाद का जन्म और शीघ्र ही इसका प्रभावशाली हो जाना ब्रिटिश राजनीतिक दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि देखा जाए तो उपयोगितावाद के किसी भी महान विचारक से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन उपयोगितावाद को क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय बेंथम को है। इसलिए इसको उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि बेंथम ने ये महत्वपूर्ण कार्य किया कि उसने आचार शास्त्र और नीति शास्त्र के विषय में कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसको कि उसके शिष्यों ने और अनुयायियों ने आगे चलकर विकसित किया और ये उपयोगितावाद के नाम से विख्यात हुआ था। आइए देखते हैं पृष्ठभूमि। तो जेरेमी बेंथम एक ब्रिटिश उपयोगितावादी विचारक हैं जिसने चिरसम्मत उदारवाद या क्लासिकल उदारवाद को एक नई दिशा दी थी। बेंथम से पूर्व ब्रिटिश उदारवादी विचारकों का चिंतन मूलतः प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानून जैसी कपोल कल्पनाओं पर आधारित था। बेंथम ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों का खंडन करके क्लासिकल जो लिबरलिज्म यानी चिरसम्मत उदारवाद था उसको एक नवीन उपयोगितावादी आधार प्रदान किया। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बेंथम का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका पता इस बात से चलता है कि उसके न्याय शास्त्र का विस्तृत अध्ययन जॉन ऑस्टिन ने, लोकतंत्र सिद्धांत का अध्ययन जेम्स मिल ने और उपयोगितावादी सिद्धांत का अध्ययन जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रस्तुत किया था। तो आप जान लीजिए कि जेरेमी बेंथम ब्रिटिश चिंतन में उपयोगितावाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात हैं और ये महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उसको क्रमबद्ध रूप से विकसित और व्यवस्थित करने का श्रेय जो है ये बेंथम को दिया जाता है। आइए जेरेमी बेंथम के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 में और मृत्यु 1832 में हुई थी। तो बेंथम का जन्म 1748 में लंदन के एक संपन्न वकील परिवार में हुआ था और बेंथम ने अल्प आयु में ही फ्रांसीसी और लैटिन भाषा का अध्ययन किया और 16 वर्ष की अल्प आयु में ही उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्वींस कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की थी। 1772 में बेंथम ने कानून की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वकालत प्रारंभ की, किंतु इसमें रुचि न होने के कारण शीघ्र ही उसने इस पेशे को छोड़ दिया था। बेंथम हचिसन के इस विचार अपने अधिकतम सदस्यों का अधिकतम सुख ही वह मानदंड है जिससे कि राज्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इससे बहुत प्रभावित हुआ था। बेंथम के कुल लेख 22 खंडों में संग्रहित हैं। उसके लेखन को यूरोपीय देशों में लोकप्रिय बनाने का कार्य एक स्विस नागरिक कुमारी ड्यूमोंट ने फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद करके किया था। 1789 में बेंथम की एक महत्वपूर्ण कृति एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन का प्रकाशन हुआ और उसने उसकी पहचान एक विधान निर्माता के रूप में स्थापित की
और इसका परिणाम ये हुआ कि विदेशों में विधान निर्माण और कानून सुधार के लिए उसके विचारों को आमंत्रित किया जाने लगा। बेंथम की कृतियों और सेवाओं से प्रभावित होकर फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1792 में उसे फ्रांसीसी नागरिक की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया था। बेंथम के विचारों को इंग्लैंड में कोई विशेष महत्व न मिलने से वो काफ़ी निराश था, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वह एक उग्र सुधारवादी बन गया और अपने शिष्य जेम्स मिल के सहयोग से दार्शनिक नवीनतावादी संगठन की स्थापना की थी। बेंथम का जीवन काल लंबा रहा और 84 वर्ष की अवस्था में 1832 में लंदन में उसका देहावसान हो गया था। और आप जान लीजिए कि उसके विचारों से प्रेरित होकर ग्रैंड रिफॉर्म बिल यानी महान सुधार बिल जो है 1832 में ही पारित हुआ था। बेंथम की रचनाएं यानी बेंथम की प्रमुख कृतियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी बेंथम की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। देखिए, बेंथम जीवन भर लिखता रहा। उसने अर्थशास्त्र, राजनीति, आचार शास्त्र, नीति शास्त्र, दंड, न्याय, शिक्षा, चर्च, भाषा, स्थानीय स्वशासन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न विषयों पर लिखा था। उसकी लिखित सामग्री इतनी अधिक है कि वो 11 जिल्दों में प्रकाशित हुई है। आप देखिए, ए फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट 1776 में, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में, एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए कैटेसिज्म विथ रीजन्स फॉर ईच आर्टिकल 1817 में। इसके अलावा आप देखिए कि ए थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड 1811 में, ए ट्रिटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस 1813 में, पेपर्स ऑन कोडिफिकेशन एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1817 में और रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस 1819 में। तो इसके अलावा उसकी अन्य कई कृतियां हैं, जैसे कि ए टेबल ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एनार्किकल फैलेसीज, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकानमी और आप देखिए चर्च ऑफ इंग्लैंड 1818 उसकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके अलावा बहुत अधिक सामग्री अभी अप्रकाशित पड़ी है। और बेंथम की रचनाओं में आप देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है कि फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो 1776 में प्रकाशित हुआ था और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन इसका प्रकाशन 1789 में हुआ था। ये दोनों कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आइए देखते हैं बेंथम के उपयोगितावाद की अवधारणा के बारे में। दोस्तों, बेंथम के चिंतन का केंद्रीय बिंदु उसका उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत वो उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म को मापदंड मानकर ये कहता है कि जिस कार्य से मनुष्य के सुख में वृद्धि होती है वो उपयोगी और शुभ यानी अच्छा है, जबकि जिस कार्य से मनुष्य को दुख होता है वो अनुपयोगी और अशुभ है। और यही उपयोगितावाद का आधार है। आप जान लीजिए कि बेंथम कहता है कि जिस कार्य से मनुष्य के सुख यानी खुशी में वृद्धि होती है वो उपयोगी और अच्छा है, जिस कार्य से मनुष्य को दुख होता है वो अनुपयोगी और अशुभ है। बेंथम की उपयोगितावादी धारणा पूर्णतः सुखवादी है। बेंथम का जो दर्शन है वो सुखवादी दर्शन है, हेडोनिज्म पर आधारित है। उसके अनुसार मानव के समस्त कार्य उपयोगितावाद के विचार से निर्देशित होते हैं और उसी के आधार पर उनके उचित अनुचित होने का जो है निर्णय होता है। यानी कोई वस्तु कितना हमको सुख देती है वो उतनी ही अच्छी है और जिससे दुख होता है वो उतनी ही खराब होती है। बेंथम सुख दुख को दो भागों में वर्गीकृत करता है, सामान्य और जटिल। उसने सामान्य सुख के 14 और सामान्य दुख के 12 भेद बताए हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। सुख की प्राप्ति कैसे की जाए, यानी कौन सी वस्तु या विचार जो है सुख देने वाला है वो उपयोगितावादी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है।
बेंथम ने सुख दुख को जो 2 भागों में बांटा है वो सामान्य सुख के 14 और सामान्य दुख के 12 भेद बताए हैं। सबसे पहले हम सामान्य सुख के 14 भेदों को जानते हैं। सामान्य सुख के जो 14 भेद हैं उसमें पहला इंद्रिय सुख, दूसरा मित्रता का सुख, तीसरा वैभव का सुख, चौथा कौशल का सुख, पांचवा कल्पना का सुख है, छठा यश का सुख, सातवां सत्ता का सुख, आठवां सहयोग का सुख, नौवां आशा का सुख, 10वां जो है आप देखिए मिलन का सुख, 11वां निर्दयता का सुख, 12वां स्मृति का सुख, 13वां दशा का सुख और 14वां धार्मिक सुख है। ये सुख के 14 प्रकार हैं। इसके अलावा 12 प्रकार जो सामान्य दुख के हैं उसमें संपर्क, निर्दयता, धार्मिकता, दया, दरिद्रता, आशा, कल्पना, स्मरण, अपयश, शत्रुता, परेशानी और दुर्भावना हैं। ये दुख के प्रकार हैं। बेंथम क्या कहता है कि सामान्य सुख दुखों के सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार के जटिल सुख और दुख पैदा होते हैं और बेंथम ने सुख दुख के मापन के लिए सुख मापक गणना पद्धति यानी हेडोनोस्टिक और फेलिस्फिक कैलकुलस का प्रयोग किया था। ये पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। बेंथम ने सुख दुख के मापन के लिए सुख मापक गणना पद्धति यानी हेडोनिस्टिक कैलकुलस या फेलिस्फिक कैलकुलस का प्रयोग किया था। इस पद्धति के अंतर्गत उसने सुखों और दुखों को तुलनात्मक ढंग से कुछ कसौटियों पर कसकर उनके मूल्य या मात्रा को ज्ञात किया था और सुख दुख के मापन के लिए वो कई कसौटियों को बताता है। सुख दुख के मापन के लिए वो 7 प्रकार की कसौटियां बताता है। कौन कौन सी कसौटियां? एक तो सुख दुख का विस्तार, तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, सामीप्य या दूरी, उत्पादन और विशुद्धता। ये जो है सुख दुख के मापन की 7 कसौटियां हैं बेंथम के अनुसार। इसके अलावा बेंथम ने सुख दुख की प्राप्ति के स्रोतों का भी उल्लेख किया है। तो कहीं कहीं ये 4 स्रोत आते हैं, कहीं कहीं 5 स्रोत आते हैं। तो बेंथम ने सुख दुख के जो स्रोत बताए हैं उसमें आप देखिए प्राकृतिक सुख, उसमें प्राकृतिक सुख है कि जब कोई सुख या दुख प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है तो प्राकृतिक सुख कहलाता है। राजनीतिक यानी सरकारी अधिकारियों के द्वारा कानून के अनुसार प्राप्त होने वाला सुख दुख। इसके अलावा नैतिक यानी साथियों और पड़ोसियों से प्राप्त होने वाली घृणा या प्रेम की भावना। या आप देखिए कानूनी, तो कानूनी सुख दुख जो राजनीतिक या कानूनी सुख दुख है, राजनीतिक में ही कानूनी सुख दुख शामिल होता है। नैतिक है सामाजिक या लौकिक सुख, जब किसी कार्य को करने पर समाज से हमें पुरस्कार या दंड मिलता है। इसके अलावा धार्मिक सुख यानी धर्मशास्त्र की व्यवस्थाओं के अनुसार प्राप्त होने वाला सुख दुख जो है ये प्राप्ति के स्रोत हैं। तो बेंथम के अनुसार सुख दुख के 5 स्रोत हैं, प्राकृतिक, राजनीतिक या कानूनी, नैतिक, सामाजिक या लौकिक और धार्मिक। तो इस तरह से जो बेंथम है उसने विभिन्न सुखों में गुण का नहीं बल्कि परिणाम या मात्रा का भेद माना है। बेंथम के अनुसार सुख की गुणात्मकता में अंतर न होकर केवल मात्रात्मक अंतर यानी क्वांटिटेटिव अंतर होता है, न कि क्वालिटेटिव। तो बेंथम कहता है कि सुख की गुणात्मकता में अंतर नहीं होता, केवल मात्रा का अंतर होता है। इसलिए सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन यानी बच्चों का खेल और काव्य का रसास्वादन दोनों एक ही कोटि के आनंद होते हैं। यानी सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन जो कि बच्चों का खेल है उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ, क्योंकि बेंथम ने सुख दुख की गणना में मात्रा को ही आधार बनाया है, गुण को नहीं। इसके अलावा बेंथम का कहना है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, आप याद कर लीजिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ये बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य है और राज्य के समस्त कानूनों का निर्माण और उसके संपूर्ण कार्यों का संचालन इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही इसी सिद्धांत को राज्य के अस्तित्व के औचित्य का आधार और उसके कार्यों का मापदंड माना जाना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए
कि बेंथम सुख और दुख में केवल मात्रा का अंतर मानता है, गुण का नहीं। और इसके लिए उसने आनंद मापक या सुखवादी मापक पद्धति हेडोनिस्टिक या फेलिसिफिक कैलकुलस का जो है प्रयोग किया था। और उसके अनुसार जो है सुखों की मात्रा में तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता और विशुद्धता का जो है ध्यान रखना चाहिए। और आप जान लीजिए दोस्तों, वो कहता है कि समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर और समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे से घटाकर सुख शेष रहता है तो जो कार्य है वो ठीक होता है, लेकिन यदि दुख शेष बचता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो कार्य ठीक नहीं है। और इसी आधार पर बेंथम ने विधि निर्माण यानी कानूनों के निर्माण में उपयोगिता के सिद्धांत का प्रयोग किया कि वही कार्य अच्छा है जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो बेंथम उपयोगितावाद को एक सार्वभौम सिद्धांत मानता है और उसका कहना है कि मानवीय आचरण की सभी व्याख्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित हैं। और बेंथम के अनुसार उपयोगिता का सिद्धांत सुनिश्चित और वस्तुपरक है और उसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तो उपयोगितावाद का सिद्धांत अपनाने के लिए जो है व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए उपयोगितावाद का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। आप जान लीजिए कि उपयोगितावाद मुख्य रूप से सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना की जाती है। वो राज्य और समाज में अंतर करता है। और बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है और उपयोगितावाद एक प्रकार से सामाजिक सुधारों का समर्थक है और कानून निर्माण में या कानूनों के संचालन में उपयोगितावाद के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं बेंथम के अन्य विचारों में उसके राज्य संबंधी अवधारणा के बारे में। बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता का सिद्धांत न होकर उपयोगितावाद है और इस तरह से उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत की अवधारणा का खंडन किया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उसने समझौतावादी या संविदावादी सिद्धांत जो उस समय बहुत अधिक प्रचलित था हाब्स लाक रूसो के द्वारा, उसका उसने खंडन किया है। वो कहता है कि जो हाब्स लाक और रूसो थे उन्होंने कहा था कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने आपसी समझौते के द्वारा किया है, लेकिन बेंथम ने इसका विरोध किया। बेंथम का कहना है कि ऐसा कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं था और यदि ऐसा कोई समझौता हुआ भी था तो वर्तमान पीढ़ी को उससे नहीं बांध सकता है और मनुष्यों द्वारा राज्य के आदेशों और कानूनों के पालन का कोई पुराना समझौता नहीं कि वर्तमान काल में राज्यों से प्राप्त होने वाला लाभ या उपयोगिता है। और उसका कहना है कि राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना उनके लिए लाभदायक और उपयोगी है और आज्ञा पालन के जो संभावित दोष हैं या अवज्ञा के संभावित दोषों की अपेक्षा कम है। तो इस तरह से बेंथम की दृष्टि में राज्य का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत है, सामाजिक समझौता नहीं। बेंथम कहता है कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो लोगों के लिए उपयोगिता को बनाए रखने, उसकी अभिवृद्धि करने के लिए संगठित किया जाता है, यानी हित या सुख की वृद्धि के लिए स्थापित किया जाता है। बेंथम का कहना है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने से उसके सुख की प्राप्ति की आकांक्षा पूरी होती है। मनुष्य आदतन राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि अवज्ञा यानी अवमानना से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। बेंथम राज्य का लक्ष्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर घोषित करता है। उसका कहना है कि राज्य व्यक्ति के सुख का सिर्फ साधन मात्र है, सर्वोच्च और सर्वांगीण विकास का नहीं।
यहाँ पर वो प्लेटो और अरस्तु की इस धारणा का भी खंडन करता है कि राज्य का उद्देश्य एक शुभ और नैतिक जीवन की स्थापना करना है। प्लेटो और अरस्तु ने राज्य का उद्देश्य एक अच्छे और नैतिक जीवन की स्थापना को माना था, जबकि बेंथम पूर्णतया भौतिकतावादी होने के कारण वो इस अवधारणा को खंडित करता है और कहता है कि राज्य व्यक्ति के सुख का केवल साधन मात्र है। बेंथम व्यक्तिवादी धारणा का समर्थन करते हुए कहता है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। और बेंथम का विचार इस तरह थॉमस पेन, जॉन लॉक आदि की तरह पूर्णतः व्यक्तिवादी है। वो व्यक्तिवादियों की तरह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और इस धारणा का समर्थन करता है कि मानव जीवन पर राज्य का नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में बेंथम का ये कहना है कि राज्य अत्यंत आवश्यक होने पर ही विधि निर्माण करे और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करे। बेंथम को जनता की स्वतंत्रता जैसे शब्दों से कोई प्रेम नहीं था। उसका कहना था कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। और वह फ्रांस के क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को भ्रामक मानता था। उसका कहना था कि सुरक्षा यानी सिक्योरिटी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है और कानून के माध्यम से ही इसकी स्थापना की जा सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेंथम ने स्वतंत्रता के अपेक्षा जो सुरक्षा है उसको महत्वपूर्ण माना है। अब आइए बेंथम के अधिकार संबंधी धारणा के बारे में जान लेते हैं। जो अधिकार संबंधी धारणा है बेंथम की, दोस्तों जेरेमी बेंथम ने अधिकार के संबंध में भी उपयोगितावादी दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। अधिकारों को वो कैसे परिभाषित करता है? वो कहता है कि अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। और बेंथम जो है वो अपने विचारों में आदर्शवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी है। इसलिए उसके द्वारा जो भी प्राकृतिक अधिकार हैं या संविदावादी, समझौतावादी सिद्धांत हैं, प्राकृतिक कानून हैं, इनका खंडन किया गया है। और आप जान लीजिए वो अधिकारों को मानव के सुखमय जीवन के नियम मानता है जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता दी जाती है। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए अधिकारों के सामाजिक और वैधानिक रूप पर बल देता है। इस आधार पर वो दो प्रकार के अधिकारों की बात करता है। कौन कौन से अधिकार? एक तो कानूनी अधिकार और दूसरा नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार कौन से हैं? ये व्यक्ति के बाह्य आचरण को नियंत्रित करते हैं और नैतिक अधिकार व्यक्ति के आंतरिक आचरण को नियंत्रित करते हैं। तो आप जान लीजिए कि प्राकृतिक अधिकारों का बेंथम ने जो है पुरजोर विरोध किया है और उसे कल्पनावादी कहता है। प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को भी वो घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और वो कहता है कि केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिनको राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि इसी संरक्षण के आधार पर ही अधिकारों का पालन किया और कराया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकारों को इस प्रकार का कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलता है, इसलिए वो भ्रामक होते हैं। तो बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का इस कारण भी विरोधी है कि सामान्यतः ये धारणा क्रांति को जन्म देती है, जबकि बेंथम क्रांति की अपेक्षा अस्थायित्व को अधिक अच्छा मानता है। वो कहता है कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, लेकिन सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है। तो एक कथन आपको यहाँ से ये मिल गया कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है। उसने अधिकारों में कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकारों का समर्थन किया है। इसके आगे बेंथम अधिकारों के साथ कर्तव्य यानी ड्यूटीज पर भी बल देता है। उसके अनुसार कर्तव्य रहित अधिकार निष्प्राण और महत्वहीन है। ऐसे कर्तव्यों का जो है कोई महत्व नहीं है, ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं है जिसमें कर्तव्य निहित नहीं होते हैं। अब आइए बेंथम के कानून यानी विधि संबंधी धारणा के बारे में जान लेते हैं। कानून संबंधी धारणा
बेंथम कानून के परंपरावादी दृष्टिकोण का विरोध करते हुए उसका निर्माण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार करने का समर्थन करता है। और बेंथम कानून के संबंध में परंपराओं और रीति रिवाजों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया था और बेंथम राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की जो कसौटी है वो उपयोगिता को मानता है। उसके अनुसार कानून का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वो है सर्वहित यानी अधिक से अधिक लोगों की भावना को अनुशासित करना, जिससे कि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अधिकतम सुख प्राप्ति में योगदान दे सके। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेंथम के कानून संबंधी धारणा। बेंथम के जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य तत्कालीन कानून पद्धति में सुधार करना था। वो राजनीतिक दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण रूप में कानून सुधारक था और इसका उद्देश्य सैद्धांतिक पद्धति और उपयोगितावाद के सिद्धांत के आधार पर कानून के क्षेत्र में परंपरागत धारणाओं और अंधविश्वासों को दूर करना था, जो कि प्रगति के मार्ग में बाधक बन रहे थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बेंथम की कानून संबंधी अवधारणा। बेंथम ने कानून की उपयोगिता को परखने के लिए कुछ मानदंड या कुछ मापदंड प्रस्तुत किया है कि कानून राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं। तो ये पहला मापदंड है। दूसरा है कि उससे नागरिकों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं या नहीं। और तीसरा है उससे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ समानता का अनुभव करता है या नहीं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बेंथम ने कानून की उपयोगिता को परखने के लिए जिन मापदंडों का प्रयोग किया है वो व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज भी उनका महत्व है। कानून की उपयोगिता के इन मापदंडों के अनुसार बेंथम कानून के उद्देश्य भी बताता है। उसके अनुसार कानून के 4 उद्देश्य हैं और इन्हें पूर्ण करने वाला कानून ही उपयोगी माना जा सकता है। कानून के उद्देश्य क्या हैं? तो ये आजीविका प्रदान करने वाला होना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए, पर्याप्तता और समानता। ये कानून के 4 प्रमुख उद्देश्य उसने माने हैं। और इसके अलावा बेंथम कानून को परिभाषित करते हुए ये भी कहता है कि कानून संप्रभु की इच्छा का आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है, जिससे राजनीतिक समाज के लोग उसका स्वाभाविक पालन करते हैं। बेंथम कानून के केवल 2 ही रूप स्वीकार करता है, एक दैवी और दूसरा मानवी। दैवी कानून अस्पष्ट नहीं है, यानी ये अस्पष्ट है, इसके कारण उसे निश्चयपूर्वक जानना संभव नहीं है। इसलिए मानवीय कानून ही मानने योग्य है और इसका स्रोत संप्रभु है। तो बेंथम की जो कानून संबंधी धारणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आइए देखते हैं बेंथम की स्वतंत्रता संबंधी धारणा। बेंथम की जो स्वतंत्रता संबंधी धारणा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेंथम के अनुसार नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की व्यवस्था करना राज्य के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार सुख को ही एकमात्र कसौटी माना जाना चाहिए और उसी स्वतंत्रता को उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। यानी स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब व्यक्ति के उपयोगितावाद या सुख में वृद्धि होती है। राज्य का उद्देश्य क्या है? तो बेंथम के अनुसार राज्य का उद्देश्य अधिकतम सुख है, न कि अधिकतम स्वतंत्रता। और इस पे स्पष्ट है कि बेंथम, लाक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू की तुलना में स्वतंत्रता को बहुत ही कम और कम महत्वपूर्ण स्थान बेंथम ने दिया है, क्योंकि उसने जो व्यक्ति की सुरक्षा है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है, न कि स्वतंत्रता को। अब आइए बेंथम के संप्रभुता संबंधी धारणा को पढ़ते हैं। बेंथम संप्रभुता को निरपेक्ष और असीमित मानता है, लेकिन उसे सर्वोच्च और अनंत मानने से इनकार करता है। बेंथम के संप्रभुता सिद्धांत की कसौटी भी उपयोगितावादी सिद्धांत है। उसके अनुसार यदि विशाल जनमत किसी विधि का विरोध करता है तो संप्रभु का ये कर्तव्य है कि वह उसे कानून का रूप कदापि प्रदान न करे। और बेंथम संप्रभु के आदेशों का पालन और कानूनों के प्रति आदर भाव व्यक्ति से उस सीमा तक चाहता है जिस सीमा तक उसे लाभ या सुख की प्राप्ति होती है।
और बेंथम का कहना है कि यदि संप्रभु अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग उपयोगितावाद के सिद्धांतों के विरुद्ध करता है तो ऐसी अवस्था में जनता को उसका विरोध करने का अधिकार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बेंथम के विचार हैं संप्रभुता संबंधी विचार। अब आइए बेंथम के शासन संबंधी विचारों के भी बारे में जान लेते हैं। शासन और शासन पद्धति के संबंध में बेंथम के कौन से विचार हैं। दोस्तों, बेंथम शासन के प्रकार के संबंध में कोई चिंता नहीं करता है। उसका कहना है कि शासन का प्रकार चाहे जैसा भी हो, उसका प्रमुख सिद्धांत ये होना चाहिए कि वो अधिकतम जनता को सुख प्रदान करे। देखिए, बेंथम के जो भी विचार हैं उनका जो आधार है वो उपयोगितावाद है। इसी आधार पर वो कहता है कि जो भी शासन प्रणाली या शासन पद्धति है वो जनता को अधिकतम सुख देने वाली होनी चाहिए। वो कैसी होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है। बेंथम ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन करता है जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्ध हो सके। उसके अनुसार शासन का उद्देश्य नागरिकों के सुख में वृद्धि करना होना चाहिए। बेंथम के अनुसार शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप जो है लोकतंत्र है, क्योंकि राजतंत्र सर्वोच्च शासक के हित में, कुलीन तंत्र कुछ कुलीन वर्गों के हित में कार्य करता है। इसके विपरीत लोकतंत्र अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर करता है। तो उसका कहना है कि देखा जाए तो उसका सामान्य विचार था कि कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत भले ही राजतंत्र या कुलीन तंत्र अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का साधन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार जनतंत्र या लोकतंत्र ही श्रेष्ठ या अच्छा सिद्ध होता है। तो राजतंत्र में राजा का हित होता है, कुलीन तंत्र में कुलीन वर्ग का हित होता है, लेकिन प्रजातंत्र या लोकतंत्र होने पर बहुसंख्यक या अधिकतम लोगों का हित हो सकता है। और इसी आधार पर वो जनतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है। शासन संबंधी अपनी इस धारणा के आधार पर बेंथम इंग्लैंड के शासन को त्रुटिपूर्ण मानता है और उसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव देता है। पहला तो इंग्लैंड की संसद के सदस्य प्रतिवर्ष चुनाव के आधार पर लिए जाएं। दूसरा, सार्वभौम और वयस्क पुरुष मताधिकार के जरिए मताधिकार का विस्तार हो, मतदान गुप्त रूप से हो, स्वतंत्र प्रेस की स्थापना की जाए, संसद के उच्च सदन लॉर्ड सभा को समाप्त किया जाए और इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को समाप्त कर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना किया जाए। ये सब उसके जो है लोकतंत्र में या इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ प्रमुख सुझाव हैं। तो वो बेंथम जो है वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का पक्षधर है, न कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का। अब आइए बेंथम के दंड व्यवस्था और जेल सुधार संबंधी विचारों को जानते हैं। बेंथम उपयोगितावादी था, लेकिन उसके विचार जो है कानून, शासन प्रक्रिया, शासन पद्धति, अधिकार तथा दंड व्यवस्था और जेल सुधारों पर भी उसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य और विचार दिए हैं। दंड व्यवस्था और जेल संबंधी सुधार देखते हैं। तो देखिए, बेंथम के समय की दंड व्यवस्था अमानुषिक और कठोर थी। चोरी, जालसाजी जैसे छोटे छोटे अपराधों के लिए भी प्राण दंड दिया जाता था। इसलिए बेंथम ने इस दंड व्यवस्था की आलोचना करते हुए उसमें सुधार पर बल दिया। बेंथम के अनुसार दंड का उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि अपराधी और समाज का सुधार करना होना चाहिए। उसके अनुसार दंड की मात्रा अपराध की मात्रा और अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए, न तो उससे ज़्यादा और न ही उससे कम। तो दंड का उद्देश्य अपराध की रोकथाम होना चाहिए, इसलिए दंड की प्रकृति और मात्रा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं। बेंथम का एक विचार ये है कि नए अपराधी को पुराने अपराधी से कम दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि नए अपराधी के सुधार की संभावना अधिक होती है।
और बेंथम का कहना है कि सामाजिक कल्याण दंड व्यवस्था का मापदंड होना चाहिए। बेंथम गंभीर अपराधों के लिए ही मृत्युदंड का समर्थन करता है। हल्के अपराधों के लिए या कमतर अपराधों के लिए वो मृत्युदंड की बात नहीं करता है। इसलिए वो आनुपातिक दंड का प्रावधान करता है कि दंड उसी अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में अपराध होता है। इसके अलावा बेंथम ने जेलों को सुधार गृह के रूप में परिवर्तित करने का समर्थन किया था, क्योंकि ऐसा होने पर अपराधियों को सजा काटने के दौरान ही लाभदायक काम या प्रशिक्षण देकर जेल से बाहर आने के बाद उन्हें उपयोगी और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाया जा सकेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दंड ऐसा हो कि वो अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी हो और कठोरता के स्थान पर दंड की निश्चितता होनी चाहिए, और ये जो है ये स्पष्ट होना चाहिए। और बेंथम के समय में जेल का प्रशासन भी असंतोषजनक और अमानवीय था, और उसने इस बात पर बल दिया था कि जेल या जो कैद खाने होने चाहिए ऐसे होने चाहिए जो कि यातना गृह के स्थान पर सुधार गृह के रूप में काम कर सकें। और आप देखिए, बेंथम ने जेल संबंधी सुधार के लिए एक आदर्श जेल का नमूना तैयार किया था। आदर्श जेल का नमूना इसलिए कि उसने पैन ऑप्टिकन नाम दिया था। पैन का आशय सर्व और ऑप्टिकन से दृष्टा का था। पैन ऑप्टिकन का शाब्दिक अर्थ सर्वदृष्टा बंदी गृह है। यानी बेंथम के समय हार्वर्ड फास्ट जेल की व्यवस्था सुधारने के लिए आंदोलन कर रहा था, और बेंथम को इस आंदोलन से बड़ी सहानुभूति थी। उसने एक आदर्श जेल का नमूना तैयार किया। इसका नाम उसने पैन ऑप्टिकन रखा था। इस जेल की इमारत चक्राकार यानी गोलाकार होती थी। उसके बीच जेल के गवर्नर के रहने का स्थान था। चारों तरफ कैदियों की कोठरियां होती थी, और गवर्नर अपने शीशे के केबिन में बैठा बैठा कैदियों की दिनचर्या देखता रहता, और जिस बंदी को सुधारने के लिए जैसे उपचार की आवश्यकता होती वैसे ही व्यवस्था करता। और बेंथम की इच्छा थी कि ऐसी पहली जेल का गवर्नर वही बने, परंतु उसकी इच्छा वो पूरी नहीं हो सकी। तो कुल मिलाकर पैन ऑप्टिकन जो जेल की व्यवस्था थी वो बेंथम द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के सुझावों में से एक था। स्मरणीय तथ्यों को पढ़ने से पहले आइए बेंथम की प्रमुख आलोचनाएं और उसके योगदान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बेंथम की विचारधारा भौतिकतावादी और यथार्थवादी है। सुख दुख को मानव के दो प्रेरक सिद्धांत बताकर उसने एक मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन किया है, और उपयोगितावाद की विचारधारा के रूप में उसने राज्य और शासन के कार्यों की जांच के लिए मापदंड भी प्रदान किया है। लेकिन बेंथम की कुछ आधारों पर आलोचनाएं की जाती हैं। ये आलोचनाएं किन किन आधारों पर की जाती हैं? एक तो मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार पर, कि बेंथम के दर्शन का एक गंभीर दोष है कि ये मनोवैज्ञानिक और नीति शास्त्र की भ्रांत धारणाओं पर आधारित है। बेंथम कहता है कि मनुष्य निरंतर सुख के पीछे दौड़ने वाला स्वार्थी प्राणी है, जो कि उचित नहीं है। इसके अलावा बेंथम का दर्शन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को अपना आधार मानता है, जो कि इसको मापना सरल कार्य नहीं है। वो सुख और दुख को मापने की बात करता है, जबकि ये मानवीय भावनाएं हैं, इनका स्पष्ट रूप से गणना या मापन नहीं किया जा सकता है। आनंद मापक पद्धति भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। नैतिकता की अवहेलना करने के कारण भी बेंथम की आलोचना की जाती है, क्योंकि बेंथम के दर्शन का प्रमुख दोष उसके द्वारा की गई नैतिकता की अवहेलना है। बेंथम जो है भारतीय विचारक चार्वाक हैं, उनकी तरह आनंद को जीवन का चरम लक्ष्य या भौतिकतावाद को चरम लक्ष्य मानता है, और वो नैतिकता को महत्व नहीं देता है। और इसके अलावा बेंथम अल्पसंख्यकों के हितों पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो अधिकतम संख्या के अधिकतम हित की बात करता है। राज्य और समाज के संबंध में भी वो थोड़ा सा अस्पष्ट दर्शन उसका नहीं है। बेंथम और उसका उपयोगितावादी दर्शन समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सुखों को अधिकतम करने की चेष्टा करता है। और एक और है कि बेंथम जो है
वो क्या करता है कि स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं देता है। इस कारण भी उसकी आलोचना की जाती है। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद बेंथम का देन और महत्वपूर्ण कम नहीं है, क्योंकि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसके दर्शन में यद्यपि मौलिकता का अभाव है, लेकिन उसने यथार्थवादिता और क्रियात्मक सुधारवाद के आधार पर व्यवहारिक राजनीति को एक नई दिशा दी है। उसने उपयोगितावाद का स्पष्ट प्रतिपादन किया है, क्योंकि उसके पहले कई विचारक डेविड ह्यूम, प्रिस्टले, हडसन, हालबैक, हेलेविटियस जैसे विचारकों ने उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उसको एक निश्चित विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय बेंथम को ही जाता है। इसके अलावा बेंथम का एक महत्वपूर्ण योगदान ये है कि उसने कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दिए। लोकतंत्र को उसने शक्ति प्रदान की और ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में उसने स्थिरता लाने का प्रयास किया था। और बेंथम की एक महत्वपूर्ण देन राजनीति और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में परीक्षा, अनुसंधान और खोज की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करना था। और अपने समय के बौद्धिक वर्ग पर भी बेंथम का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। उस समय के जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये उसके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। न केवल इंग्लैंड बल्कि दुनिया के अनेक देशों के विचारकों पर बेंथम के विचारों का प्रभाव पड़ा था। जेम्स मिल, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता हैं, उन्होंने लिखा था कि उसे मानव जाति के सर्वाधिक बुद्धिमान और महान शिक्षकों में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने मानव को शाश्वत मूल्य के विचार प्रदान किए हैं। अब आइए बेंथम से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, एक है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। ये परिभाषा जेरेमी बेंथम की है। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी शूकर दर्शन या सुअर का दर्शन, पिग फिलॉसफी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल भौतिकता और स्वार्थ की बात करता है, नैतिकता की अवहेलना करता है, जबकि व्यक्ति में सुखवादी धारणा के अतिरिक्त नैतिक मनोभाव भी होते हैं। बेंथम के अनुसार अधिकतम सुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों एक प्रकार का सार्वभौम साधन दे सकता है, जिसके द्वारा वो विवेक तथा विधि के हाथों सुख के वस्त्र बना सकता है। ये बेंथम का कथन है। और सबसे महत्वपूर्ण कथन कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख दुख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, ये बेंथम का कथन है। बेंथम का एक और महत्वपूर्ण कथन है कि अगर एक मनुष्य का मकान अपनी असावधानी से जलता है तो यह उसे प्रकृति द्वारा दिया गया दंड है। यदि दंड नायक की आज्ञा से जलाया जाता है तो ये राजनीतिक दंड है। अगर वह आग लगने पर सहायता न देने वाले साथियों और पड़ोसियों की दुर्भावना से जलता है तो ये जनमत का दंड है। और अगर वह किसी दैविक प्रकोप से भस्म हुआ है तो इसे धार्मिक दंड माना जाना चाहिए। बेंथम के अनुसार सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन यानी बच्चों का एक खेल और काव्य का रसास्वादन दोनों एक ही कोटि के आनंद हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सुखों में गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक अंतर मानता है। हेनरी मैन के अनुसार हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। तो बेंथम ने व्यवहारिक रूप से जो है कानूनी और अधिकार संबंधी अपनी अवधारणा दी है। अगला है, बेंथम के अनुसार अधिकतम सुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों एक प्रकार का सार्वभौम साधन दे सकता है, जिसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों सुख के वस्त्र बना सकता है। तो कुल मिलाकर इस कथन को कहने का उद्देश्य ये है कि बेंथम के अनुसार जो कानून या विधि निर्माण की व्यवस्था है वो व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इसके अलावा बेंथम संप्रभु के विरुद्ध जनता द्वारा विरोध करने के संबंध में कहता है कि अवज्ञा की उपयोगिता आज्ञा पालन से अधिक हो तो ऐसे संप्रभु की अवज्ञा प्रत्येक नागरिक का नैतिक अधिकार और कर्तव्य है।
अगला कथन है कि इवेंस्टीन का एक कथन है कि पिछली 5 पीढ़ियों में ब्रिटेन में कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ जिसका मूल प्रेरणा स्रोत बेंथम नहीं रहा हो। G.H. सेबाइन का कहना है कि बेंथम में मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की न तो कोई योग्यता थी न विशेष रुचि, लेकिन फिर भी वो आचार विज्ञान का न्यूटन बनना चाहता था। एक विचारक हैं हैलोवेल के अनुसार बेंथम के सिद्धांत में अल्पसंख्यक के पास बहुसंख्यक के अन्याय और अत्याचार से परित्राण पाने का कोई मार्ग नहीं है। ये बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन देने वाला और उसे अस्थायी बनाने वाला है, क्योंकि बेंथम का सिद्धांत कहीं भी अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं करता, वो केवल बहुसंख्यक या अधिकतम संख्या के हित की बात करता है। सेबाइन का एक और महत्वपूर्ण कथन है कि बेंथम का विधिशास्त्र केवल उसकी सबसे महान रचना नहीं, बल्कि ये 19वीं शताब्दी की एक अत्यधिक उल्लेखनीय बौद्धिक उपलब्धि है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम के जीवन परिचय, रचनाएं तथा सभी राजनीतिक विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियों से संबंधित ये वीडियो, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ BA MA यानी स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।